हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। क्या होता है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इसमें जो जॉब लगती है उसमें क्या क्या पोस्ट हमें मिलती हैं और उसमें क्या क्या सैलरी होती है, क्या हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारा वो लेवल है। तो ये सब जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और ए से लेकर जेड तक हम सारी जानकारी इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी क्या होता है? तो एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। ठीक, और यह लगभग 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर, जेई, सिलेक्शन पोस्ट और जूनियर ट्रांसलेटर। ठीक, और उन्हीं में से एक एग्ज़ाम होता है सीजीएल, जो कि सबसे मोस्ट फेमस एग्ज़ाम है, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाला हर एक एस्पिरेंट उसका ड्रीम ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करना होता है, क्योंकि सबसे बढ़िया जॉब एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही मिलती है। ठीक, और सबसे ज़्यादा हाई पेइंग वाली जॉब भी सीजीएल के माध्यम से ही लगती है। ठीक, और जो इसमें बात करें इसमें डिपार्टमेंट की, तो क्योंकि एसएससी जो होता है वो सेंट्रल लेवल के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट होती हैं वो एसएससी के माध्यम से ही फिल की जाती हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं स्पेशल हम सीजीएल की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो सीजीएल के माध्यम से सिर्फ ग्रुप बी और सी की पोस्ट फिल की जाती हैं। ठीक, ग्रुप बी की जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं इंस्पेक्टर वगैरह। ठीक, मिनिस्ट्री में जो होती है, मंत्रालय में जो जॉब होती हैं एएसओ की। और ग्रुप हम सी की बात करें तो जैसे टीए वगैरह होती हैं। अब बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक, चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने बीए किया हो या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो या बीटेक ही क्यों ना किया हो। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें परसेंटेज भी मायने नहीं रखती है। आपने कितने भी परसेंटेज से ग्रेजुएशन की हो, बस सिंपल और सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए। यह एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, और लगभग इसमें 8 से 10 हज़ार वैकेंसी आती हैं। वो कभी कभार ज़्यादा भी आ जाती हैं, कभी कभार कम भी आ जाती हैं। ठीक, और बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, अगर हम आज से 10-12 साल पहले जाएं तो इसमें इंटरव्यू भी होता था, लेकिन फिर इंटरव्यू बंद कर दिया गया और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होता था, लेकिन 2022 में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी बंद कर दिया गया और अब सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, जो कि दोनों ही एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक, और जो टीयर 1 होता है जिसे हम प्री एग्ज़ाम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है टीयर 2 के लिए। और जो टीयर 2 होता है जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है और उसी के नंबर के आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। ठीक, इसलिए टीयर 2 में मैक्सिमम स्कोर करना आवश्यक है। हालांकि आवश्यक तो टीयर 1 में भी है, क्योंकि टीयर 1 में भी बहुत कम कट ऑफ नहीं जाती, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो इसी में छट जाते हैं। टीयर 2 तक वो पहुंचते ही नहीं हैं, क्योंकि टीयर 1 में 10 गुना कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर 8,000 वैकेंसी आई तो लगभग 80,000 टीयर 1 में सेलेक्ट किए जाएंगे और सब बाहर हो जाएंगे। ठीक, और 80,000 का ही कंपटीशन रह जाता है टीयर 2 में। तो इसलिए टीयर 1 भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। बेशक वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसे पास करना तो ज़रूरी है ही है, और उसमें अच्छे नंबर भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जनरल की, तो लगभग पिछली बार 150 कट ऑफ गई थी 200 में से, जो कि कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। और ओबीसी की 146 के आसपास गई थी। ठीक, और एससी की 126 के आसपास गई थी। टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ठीक, और चारों का बराबर वेटेज होता है, मतलब 25-25 क्वेश्चन होते हैं वो चारों, और लगभग एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसलिए 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 चारों मिलाकर, और 1 घंटे का टाइम मिलता है। और अगर आप उसे क्वालिफाइंग कर लेते हैं, ठीक, तो फिर आप टीयर 2 में पहुंचते हैं। टीयर 2 में भी सेम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि उसमें पहले आपको 1 घंटा मिलता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, फिर दूसरा घंटा मिलता है उसमें जीके और इंग्लिश आती है। ठीक, और अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो उसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 90 मार्क्स के मैथ होगा और 90 मार्क्स की रीजनिंग हो गई, मतलब 180 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घंटे की, क्योंकि पहले घंटे में तो आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा, ठीक, 180 नंबर का। दूसरा जो घंटा होता है उसमें इंग्लिश और जीके का
पेपर होता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं और जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं। सेम मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 45 दिया, 135 नंबर का इंग्लिश का पेपर हो गया और जीके का 75 नंबर का हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर 210, तो 210 और 180 मतलब 390 नंबर का टोटल पेपर होता है टीयर 2, और उसी में से ही आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्वालिफाइंग पेपर भी होता है कंप्यूटर का, ठीक, जो कि 15 मिनट का होता है और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक, और वो क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक, और वो भी पास करना ज़रूरी होता है। उसमें लगभग आपको 15 मिनट मिलते हैं और 2000 की डिप्रेशन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जैसे ही आपका प्री क्वालिफाइंग होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो टाइपिंग और कंप्यूटर पर भी ध्यान देना पड़ता है उसे, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स होने पर भी वो या तो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए या टाइपिंग में फेल हो गए, ठीक, जो कि बहुत बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आते हैं बच्चे, लेकिन जब वो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या ही करें, ठीक। तो इन्हें क्वालिफाइंग मत समझना, मतलब इनमें भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक। और इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 होती है, मतलब आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन ठीक करने पर 3 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर कटेगा। और मैंने शायद प्री में नहीं बताया, प्री में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि होती है 0.5 नंबर की, यानी कि 1/4, क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन ठीक करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 काट लिया जाता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, कि इसमें कंपटीशन कितना होता है। तो देखो एसएससी सीजीएल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो जॉब होती हैं वो बढ़िया जॉब होती हैं, ठीक, उनमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक, अगर कंपैरिजन करें रेलवे या बैंक, ठीक, और जो सैलरी भी होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है, ठीक। लगभग 1 साल का समय तो चाहिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, ठीक, और जो बढ़िया है, जो पढ़ने में बहुत बढ़िया होते हैं, वो तो 6-6 महीने में भी निकाल ले जाते हैं, उनकी छोड़ो, ठीक। अब हम बात करते हैं सिर्फ जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसे मिनिमम 1 ईयर तो लगेगा ही सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है सही डायरेक्शन में तैयारी करना, ठीक। अगर आप गलत डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो 2 साल 3 साल आसानी से लग जाएंगे, फिर तो कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कई साल से तैयारी करते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता, प्री भी नहीं निकलता। अब बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं। तो इसमें पोस्ट जो होती हैं वो लेवल 4 से लेवल 8 तक की पोस्ट होती हैं। लेवल का मतलब, ठीक, जैसे लेवल 1 की जो जॉब होती है वो एमटीएस की होती है, लेवल 2 की सीएचएसएल, ठीक, की जॉब होती हैं, लेवल 3 की जो जैसे कांस्टेबल वगैरह होती हैं वो लेवल 3 की जॉब होती हैं, ठीक। तो सीजीएल की जो शुरुआत होती है वो लेवल 4 से होती है, ठीक। लेवल 4 मतलब जैसे टीए जो होते हैं सीबीआईसी और सीबीडीटी डिपार्टमेंट में जो टीए होते हैं, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स और सीबीआईसी मतलब कस्टम्स वगैरह, तो उनमें टीए जो होते हैं यानी कि टैक्स असिस्टेंट, वो लेवल 4 की जॉब होती है, ठीक, वो भी सीजीएल के माध्यम से होती है। और लेवल 5 की बात करें तो जैसे जितने भी अकाउंटेंट ऑडिटर वगैरह होते हैं, ठीक, अकाउंटेंट और ऑडिटर वो लेवल 5 की जॉब होती हैं। अगर लेवल 6 की बात की जाए तो लेवल 6 मतलब जैसे डीए डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक, जो कि बहुत ही मोस्ट फेमस जॉब है ऐसे सीजीएल में, या फिर जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं एनआईए वगैरह में, ठीक। अब बात करते हैं लेवल 7 की, जो कि सबसे डिमांडेड जॉब वही होती हैं, जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे वो एग्जामिनर हो, या जितनी भी मिनिस्ट्री हैं हमारी यानी मंत्रालय है, उनमें जो एएसओ की पोस्ट होती हैं यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती हैं वो सब लेवल 7 के अंतर्गत आती हैं। और हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम भी लेवल 7 की जो जॉब होती है उन्हें ही लेना होता है, या तो वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है या वो मंत्रालय में जॉब लेना चाहता है, ठीक। और इसमें लेवल 8 की भी यानी लेवल 8 की भी एक जॉब होती है जिसे हम बोलते हैं AAO, मतलब AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि कैग यानी CAG डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। और यह लेवल 8 की जॉब है और ओनली एक ऐसी जॉब है सीजीएल के माध्यम से जो गजेटेड ऑफिसर की होती है, ठीक। इसमें डायरेक्ट आप पहले दिन से ही गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, ठीक, जो कि लेवल 7 की जॉब होती हैं जितनी भी, उनमें एक प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर बनोगे, लेकिन इसमें सीधा ही बन जाओगे। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आप सीधा देख सकते हैं। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, मतलब ग्रोस नहीं, इन हैंड मतलब जितना भी आफ्टर ऑल डिडक्शन यानी डिडक्शन के बाद जो सैलरी बनती है,
तो जो लेवल 7 की जॉब होती हैं ज़्यादातर वही होती हैं, मतलब और बच्चों की इच्छा भी वही होती है, तो उसमें इन हैंड सैलरी लगभग 75,000 के आसपास तो बनती ही है, ठीक। और जो लेवल 6 की जॉब होती है उसमें 60,000 के आसपास बनती है, ठीक। और लेवल 5 की जॉब होती है उसमें 50 के आसपास, और लेवल 4 की जॉब होती है उसमें 40 से 45 के आसपास बनती है। ये इन हैंड सैलरी है और ये वेरी भी करेगी, ठीक। मतलब सिटी के ऊपर कहाँ आपकी जॉब लोकेशन है उसके ऊपर, और जो अलाउंस रहते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट में अलाउंस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ CBI में तो ज़्यादा सैलरी बैठेगी क्योंकि उसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है एक साल में, 1 महीने की एक्स्ट्रा, ठीक। तो जैसे ED में भी शायद मुझे लगे 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो ऐसे डिपेंड करती है, वो किसी डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, किसी डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक एवरेज सैलरी बताई है, ठीक। तो एवरेज सैलरी आप जान सकते हो कि जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं उनमें 75,000 सैलरी तो आपको मिलेगी, मतलब कट पिट करके जो आएगी, मतलब नेट सैलरी 75,000 के आसपास तो आएगी ही, ठीक। और इससे बड़ा तो मोटिवेटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता आपके लिए। और बात करें जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे बढ़िया जॉब SSC CGL के माध्यम से मिलती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन इसी कारण से है, क्योंकि जो प्रोफाइल की बात करें तो सेंट्रल लेवल की जॉब है, ज़्यादातर जॉबों में 5 दिन का वर्क होता है और 2 दिन की छुट्टी होती हैं, ठीक। और जो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है, ठीक, कंपैरिजन रेलवे या बैंक, ठीक। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा होता है। बात करें रेस्पेक्ट की, तो रेस्पेक्ट तो आप पूछो ही मत, क्योंकि डिपार्टमेंट इतने अच्छे हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, मान लो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला या आपको GST मिला, कोई भी मतलब, या आपको मिनिस्ट्री मिली, कोई सी मंत्रालय, तो आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी वो, क्योंकि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है इंडिया का। वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।